Hello, good morning everyone. This is Rohan. I welcome you to U Greater Than UPSC. Right now we are covering GS3 lecture series. This is mains lecture series relevant for UPSC and other state public service commissions examinations like Maharashtra Public Service Commissions, that is MPSC, BPSC, then UPPCS, then MPPCS, then हरियाणा का, राजस्थान का, गुजरात का, झारखंड का, आंध्रा, कर्नाटक, सबका इसके लिए ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जिसका भी सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस के साथ कोइंसाइड करता है उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हम इसमें पूरे सिलेबस को, जैसे कि सिलेबस में ये 20 पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि, तो ऐसे 20 पॉइंट सिलेबस में है। तो उसमें हम पूरा 20 सिलेबस के पॉइंट्स को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी इस पर रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं और ये लेक्चर 6th होने वाला है। तो GS3 में क्या होता है ना कि एग्ज़ामिनर जो है, हम जो भी आंसर्स लिखते हैं उसमें एक मसाला होता है, मैं उसको मसाला ये वर्ड खासकर यूज़ करता हूँ। तो ये क्या होता है ना कि, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे आंसर्स में आनी चाहिए, जैसे कि डायग्राम या फिर डेटा, कोई कमेटी का रिपोर्ट हमने वहाँ पर मेंशन किया है, फिर नेशनल इंटरनेशनल इंडाइसेस हो गए, कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि GS3 में ऐसा है, पॉलिटी का क्यों, लेकिन GS3 में भी वो आता है। मेरे कई सारे जो सिलेक्टेड दोस्त हैं उनका ये हैक है कि थोड़ा इंटरलिंक्ड, थोड़ा होलिस्टिक नॉलेज ये शो करता है कि आप GS3 में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। Before moving that, please like the video and please subscribe to the channel if you are new to the channel, and drop a heart in the comment box so that I can see whether we are getting any appreciation or should I give more efforts into that. So ये, और फिर चार्ट्स हम ऐड कर सकते हैं, ग्राफ्स है, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम ऐड कर सकते हैं, फिर इकोनॉमिक सर्वे के जो नंबर्स हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, फिर बजट की कुछ चीज़ें, परसों ही बजट आया है, फिर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा टेक्निकल वर्डिंग होते हैं ना, उस पर थोड़ा हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। टेक्निकल वर्डिंग से क्या होता है ना कि आंसर एक तो प्रोफेशनल आंसर बन जाता है। ओके, तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा है कि GS3 को हम जुलाई में कवर कर रहे हैं, फिर ऐसे ही GS 1 2 3 4 का हम पूरा सिलेबस को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज़। बहुत सारे लोग उसको बहुत डेडिकेटेडली एकदम अपने नोट्स बना कर एकदम अच्छे से वो करने वाले। आप इसका बेनिफिट अभी लीजिए, क्योंकि अगले साल यही लेक्चर सीरीज़ पेड फॉर्मेट में रहेगी। इसका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहेगा। इस साल आपको पूरा वो फ्री में आ रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाइए आप। ये GS3 का अब तक हमने 5 लेक्चर में 6 सिलेबस के पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। ये पॉइंट 7 है सिलेबस का, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पर ये देखिए पॉइंट 7 लैंड रिफॉर्म्स, फिर ये हम डिस्कस करेंगे, और फिर ये एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी आई थिंक इसमें है। तो ऐसे 4 पॉइंट्स हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए 7.1 मतलब सिलेबस का 7th पॉइंट, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द वेरियस फेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस इरा टू प्रेजेंट डे, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन पीपल। तो फेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म पूछे हैं और फिर उसके इम्प्लीकेशंस पूछे हैं लोगों के ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो नए वाले लोग हैं उनके लिए बता दूं कि बस ऐसा एरो कभी मत मार्क कीजिए जब भी आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं मेंस में। तो ऐसे ANS या फिर आंसर ऐसा पूरा वर्ड लिखिए। थोड़ा फॉर्मल अच्छा तरीका होता है। जो 50 55 60 साल के जो एज के लोग आपका पेपर चेक करें तो उनको ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है कि इससे डिसिप्लिन शो होता है। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैव प्लेड अ पिवोटल रोल इन शेपिंग लैंड ओनरशिप, टेनेंसी सिस्टम्स
एंड रूरल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। ये लैंड रिफॉर्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका इंट्रोडक्शन हमारे पास तैयार है, इसको ही चिपका देना है। फिर फेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ कौन से हैं? एक तो प्री इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, जैसे कि 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम ब्रिटिशर्स, उनके चंगुल से वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो उसके पहले क्या होता था कि लैंड रिफॉर्म्स की कौन से फेजेस थे या फिर कैसा पॉलिसीज़ रहा करती। तो पहले हम ज़मींदारी, उसको हमने एक्सपीरियंस किया है प्री 1947 के पहले। तो उसमें ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएरीज होते थे, इतने ज़्यादा ज़मींदार, साहूकार, ये लोग बड़े लोग, तो उसमें here the intermediaries held approx 70% of land contributing to socio-economic disparities। और ये किसने कहा है? रिपोर्ट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी 1949। ओके, तो इन्होंने ये बात कही है। तो जो 70% जो ज़मीन थी, तो ये इंटरमीडिएरीज जो बीच में लोग थे, मतलब मान लीजिए यहाँ पर प्रिंस है या फिर वॉइस रॉय और यहाँ पर लोग हैं, तो ऐसे। तो इसने लैंड एलोकेट की है लोगों को, लेकिन ये सारा जो 70% लैंड है, तो ये इसमें बीच में जो भी लोग हैं, तो इन्होंने वो लैंड खा लिया और यहाँ तक आते आते बस 30% ही लैंड बच गया। तो ये सिस्टम रहा करता था। फिर टेनेंसी लॉज थे, ये भी पॉलिसी में आता है प्री इंडिपेंडेंस के। इसमें डिसप्रपोर्शनेट टेनेंसी अरेंजमेंट्स प्रिवेल्ड विथ टेनेंट्स ऑफन लैकिंग लीगल सिक्योरिटी। बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट लॉ थे। टेनेंसी मतलब, टेनेंट मतलब एक टाइप का फार्मर ही। पहले टेनेंट ऐसा थोड़ा एग्रीकल्चर या फिर कॉलोनियल वर्ड है। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 फेवर्ड बिग लैंड लॉर्ड्स। ओके, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में जो भी लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी थी, रिफॉर्म्स थे, तो उसमें हम बात करते हैं। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज आया। फिर कैसे आया? द ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट्स इनैक्टेड इन 1950s एंड 1960s लेड टू ट्रांसफ़र ऑफ अराउंड 26 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड फ्रॉम इंटरमीडिएरीज टू टेनेंट्स। देखिए, इतना ज़्यादा लैंड उसको ट्रांसफ़र किया, किससे? इंटरमीडिएरीज टू टेनेंट्स। यहाँ पर आप बात सीखने वाली बात यह है कि मैंने अंडरलाइन किस किस को किया है, ये भी आप सीखें। कोई भी मैंने नंबर लिखा है, 26 मिलियन एकर्स यहाँ पर लिखा है मैंने, तो इसको अंडरलाइन किया है। और फिर लैंड, और फिर इंटरमीडिएट्स टू टेनेंट्स ट्रांसफ़र, ऐसे। बस लाइन आपका जो भी वर्ड है अंडरलाइंड, उसको देख के ही आपका पूरा आंसर का फील आना चाहिए। थोड़ा इस वीडियो को ना आप 1.5 की स्पीड पर देखा कीजिए। मेरा थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका, थोड़ा मैं स्लो बात करता हूँ। मुझे ऐसे फट बड़बड़ करना नहीं आता एक्चुअली, बट जो बाकी के लोग सिखाते हैं, इससे अच्छा है कि आप 1.5 की स्पीड पर इसको देखा कीजिए। ओके, एंड इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस वीडियो के। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। और आपको अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई दोस्त अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है लेकिन उसको अच्छा गाइडेंस नहीं है, उसके पास अच्छा मटेरियल नहीं, तो ये वीडियो का आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्त को अभी आगे लेकर आइए। साथ अकेले आगे जाना इतना, इट्स लाइक सेल्फिश थिंग। ओके, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस में आए। पहले टेनेंसी लॉज थे, उसमें रिफॉर्म्स आए। तो ऑपरेशन बरगा, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। इन वेस्ट बंगाल 1978 एग्जेम्प्लीफाइड टेनेंसी रिफॉर्म्स covering more than 9.5 million sharecroppers and providing them legal protection। ये किसने कहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा है। फिर लैंड का फ्रैगमेंटेशन, ओवर टाइम redistributed land has undergone fragmentation impacting agricultural productivity and sustainability। तो ये सिस्टम क्या होता है ना, कि अभी आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा। मान लीजिए 10 एकड़ का लैंड है फर्स्ट जनरेशन में, फिर इस फर्स्ट जनरेशन में फिर 2 चिल्ड्रंस आए, ऐसे 2, तो ये लैंड 5 और 5 में डिवाइड हो गया। फिर इन दोनों को, इस एक को 2 चिल्ड्रन हो गए, फिर और इसको फिर 2 चिल्ड्रन हो गए।
तो इनका लैंड फिर भी ये 2.5 और फिर 2.5 फिर इन दोनों को ऐसे दो, फिर ऐसे ऐसे फिर ये 1.25 पॉइंट ऐसे 7, तो ऐसे वो होने वाला। ओके, तो इसको बोलते हैं लैंड फ्रैगमेंटेशन। और जितना ज़्यादा लैंड कम हो गया, मान लीजिए अभी 10 एकड़ से डायरेक्ट 1 एकड़ तक आ गया, तो अगर ज़मीन कम है तो उसकी सिचुएशन और डेट्रॉइट होने लगेगी, और वर्स सिचुएशन होने लगेगी उस फार्मर की, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का इशू आता है, सस्टेनेबिलिटी का इशू आता है। ओके, फिर इंडिजिनस राइट्स के बारे में बात करते हैं। इनकन्सिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेड टू कन्फ्लिक्ट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसमें ये पॉलिसीज़ रही थी लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड, जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो था वो खासकर ट्राइबल लोगों के साथ डील करता है। तो उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए ओवर फॉरेस्ट लैंड, जो कि ट्राइबल एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ट्राइबल पीपल। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ रिफॉर्म्स क्या है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया लैंड का, कि अभी पहले बस कुछ ही लोगों को इतना लैंड मिलता था, ये लैंड थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये डाइवर्सिफाइड हो गए लैंड को। फिर रिड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको पहले लैंड नहीं था, तो इनको लैंड आ गया, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने की कुछ चीज़ें आ गई, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न पाया, थोड़ा खुद को एम्पावर किया इकोनॉमिकली, तो इससे क्या हुआ, इनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो गया। एम्पावर्ड मार्जिनल कम्युनिटीज़, सेम बात है, इन्हीं कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया गया। एंड टेनेंट्स टेंडेंसी टू इन्वेस्ट इन लैंड एज ओनरशिप इज़ विद हिम और हर। मान लीजिए अभी क्या है ना, कि आपके पास 1 एकड़ का लैंड है, लेकिन वो आपका खुद का नहीं है, तब उसको अभी और अच्छी बात, थोड़ा एक एग्जांपल अच्छा देता हूँ। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाते हो और आपके दोस्त के गाड़ी को कैसे चलाते हो, अगर आपकी थोड़ा फ़र्क आता है, इफ़ यू आर नॉट रैशनल, तो फ़र्क आता है। खुद की गाड़ी को बहुत संभाल कर चलाते हैं, खड्डा वगैरह मिस करते हैं उसको ऐसे, तो ठीक से चलाते हैं, लेकिन दोस्त का गाड़ी है तो चलाओ कैसे भी ऐसे। तो ऐसे टाइप कि अगर खुद का लैंड है तो खुद का वही उस पर वो करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें मिट्टी डालेगा नया वाला, फिर उसमें इरिगेशन का कुछ फैसिलिटी लाएगा, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम का यूज़ करके उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ओके, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है, ये लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। द एविडेंस फ्रॉम सक्सेसफुल मॉडल्स इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड आंध्र प्रदेश underscores the transformative potential of effect land reform policies. That's it. ये लैंड रिफॉर्म के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसका इंट्रो और हमारा कंक्लूजन मतलब वे फॉरवर्ड। कभी भी कंक्लूजन ऐसा वर्ड नहीं लिखना है, वे फॉरवर्ड या फिर वे हेड ऐसा वर्ड आपको लिखना है। कंक्लूजन ये अगर वर्ड लिखा तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए कंक्लूजन कभी ऐसा वर्डिंग नहीं लिखना है। ओके, फिर 7.2 सिलेबस का 7th पॉइंट और उसमें से सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटेशन एंड सजेस्ट पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज फॉर मोर इंक्लूसिव लैंड रिफॉर्म्स, डिस्कस्ड रिसेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस एम्ड एट इम्प्रूविंग लैंड एक्सेस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो इसमें फर्स्ट तो एक तो लैंड इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंजेस पूछे हैं, जो कि एनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटेशन, हाँ लैंड रिफॉर्म्स अगर इम्प्लीमेंट उनको करना था तो उसमें उन्होंने चैलेंजेस पूछे फर्स्ट तो, कि कौन से चैलेंजेस आए और फिर कौन से पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज हो सकती है लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, और अभी के जो कौन से पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं लैंड को अच्छे से मार्जिनलाइज्ड लोगों तक लैंड को उनका एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। तो फिर इंट्रोडक्शन क्या है, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज हैव प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग लैंड ओनरशिप, टेनेंसी सिस्टम्स एंड रूरल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, वही चिपका दिया हमने। ओके, वही हमारा इंट्रोडक्शन रेडी है यहाँ पर, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था। लैंड रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन आया तो हमारा इंट्रोडक्शन रेडी है। ओके, फिर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, कौन से चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल वाले पॉलिटिशियंस काम करने देते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। फिर लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट
एस्पेक्ट है, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स आर आउटडेटेड, मतलब जो भी 67% अभी तक के जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। बहुत सारे बाउंड्री के मिसमैनेजमेंट है, रिकॉर्ड्स नहीं है, अच्छा सर्वे नहीं है। ये किसने बोला है? एनएसएसओ के डेटा ने बोला है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर इलाइट रेजिस्टेंस है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है ना कि बड़े जो ज़मींदार हैं वो रेजिस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डिले लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। उन लोगों को लगता है कि जो सारा लैंड है तो उन्हीं के पास होना चाहिए, गरीबों को लैंड नहीं देना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाते हैं खुद के पास लैंड रखने के लिए। थोड़े सेल्फिश लोग होते हैं, ऐसे पीटना चाहिए ऐसे लोगों को। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, ओके, रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी एक बड़ा चैलेंज है। इनएडिक्वेट बजट एलोकेशंस हिंडर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़। तो ये रिसोर्स का कंस्ट्रेंट, जो भी अगर फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है ये लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी तो एक चैलेंज है गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो। फिर पोस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, कुछ लोग ये पॉइंट मिस कर जाते हैं, बहुत सारे आंसर्स में ये पॉइंट नहीं होता, ये पॉइंट थोड़ा हट के पॉइंट है। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आगे की बात कोई नहीं करता, तो क्या है ना कि और 45% ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड बेनिफिशरीज फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेजेस। मान लीजिए 10 एकड़ का लैंड था पहले, तो ऐसे 10 लोगों के पास बट गया, तो ये क्या है ना कि सबके पास एक एक एकड़ का लैंड आ गया ना, तो ये सब स्मॉल फार्मर्स हैं। तो ये पहले अगर मान लीजिए एक ही फार्मर है, उसके पास 10 एकड़ का है, तो उसका रीच ज़्यादा होगा, वो बहुत सारा ज़मींदार या फिर बैंक्स के पास जाकर अपना दिखा सकता है कि मेरे पास 10 एकड़ का लैंड है, मुझे इतना लोन चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो वो बैंक भी देता था, यार इसके पास ज़्यादा लैंड है तो इसको हम दे देते हैं, ये वापस भी करेगा। लेकिन 1 एकड़ वाला जो फार्मर है, इसको कौन देगा? वो खड़े भी नहीं रहने देगा कोई बैंक वगैरह। तो ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कि क्रेडिट का एक्सेसिंग क्रेडिट एंड मार्केट के लिंकेजेस समझने के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इसको किसने फाइंड आउट किया है? सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, इट गिव्स बूस्ट टू माई वॉइस। ओके, एक्चुअली इट बूस्ट्स माई सोल टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है स्ट्रैटेजीज फॉर मोर इंक्लूसिव लैंड रिफॉर्म। देखिए पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज, तो कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है? एक तो एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स हम कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल फॉर्मेट में लाया जा सकता है। कर्नाटका का जो भूमि प्रोजेक्ट है वो एक सक्सेसफुल एग्जांपल है इस चीज़ को शो करने के लिए। फिर ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, जैसे कि नेपाल का जो कम्युनिटी फॉरेस्ट यूज़र ग्रुप था, उन्होंने शोकेस किया था कि कैसे इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज करा जा सकता है, और उसको एक एज ए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म इसको पॉपुलर किया जा सकता है। फिर बेनिफिशियरी सपोर्ट, लाइक अकॉर्डिंग टू कुदुम्बश्री केरला, ये एक एग्जांपल है, केस स्टडी एग्जांपल, मैंने न्यूज़पेपर से उठाया इसको, द हिंदू से। डेली हम जो पढ़ते हैं उसी से हमें उसको उठाकर यूज़ करना आना चाहिए। आपका ये काम मैं कर रहा हूँ अच्छे से, उसको सर्च किया करके अच्छा वाले एग्जांपल्स मैं आपको इस नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच था, उन्होंने क्या किया कि इंक्लूडिंग क्रेडिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैन बी अ मॉडल फॉर पोस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट। तो ऐसे एक कैपेसिटी बिल्डिंग और क्रेडिट फैसिलिटी का ये बेनिफिशियरी सपोर्ट होता है, बेनिफिशियरी को हम सपोर्ट करते हैं। ये कुदुम्बश्री केरला का इनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसको हम कोट कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स हम ला सकते हैं उसमें। इंडिया की जो लैंड राइट्स इनिशिएटिव एम्प्लॉयड अवेयरनेस ड्राइव, जैसे कि टू एम्पावर बेनिफिशरीज इन असर्टिंग देयर राइट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने कहा है। एक अवेयरनेस कैंपेन्स को लॉन्च करना चाहिए लोगों को। ये जो बेनिफिशरीज हैं, इनके पास लैंड है, तो उनके राइट्स को रिकग्नाइज करने के लिए या फिर खुद को समझने के लिए थोड़ा अवेयरनेस का एक एस्पेक्ट होता है। और रिसेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसमें कि 4.2 मिलियन टाइटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग हाउस होल्ड्स, रिकग्नाइजिंग देयर राइट्स एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। ये किसने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
इन्होंने बोला है 2021 के प्रीलिम्स में ये एक ऑप्शन में था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये एक ऑप्शन था 2021 वाले प्रीलिम्स में। फिर भूमिहीन किसान, ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन है। पॉलिसी इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट या फिर सरकार क्या काम कर रही है, कौन सा क्या एग्जैक्टली क्या उखाड़ा सरकार ने, तो इसको इंटरवेंशंस बोला जाता है। तो तेलंगाना का जो एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड 2.95 लाख एकर्स ऑफ लैंड टू 2.9 लाख लैंडलेस फैमिलीज, मतलब एक आदमी को 1 एकड़ का लैंड प्रोवाइड करने का ये तेलंगाना का इनिशिएटिव था, जिसका नाम था भूमिहीन किसान। भूमिहीन मतलब साउथ के लोगों को मैं बता दूं कि भूमि मतलब लैंड और हीन मतलब कि नहीं है, ओके, जिसके पास लैंड नहीं है, तो भूमिहीन किसान, लैंडलेस फार्मर स्कीम, ऐसा तो इस स्कीम का था। एंड सॉरी मैंने हिंदी में बताया कि साउथ के लोगों को हिंदी में तो नहीं समझ में आती ठीक है। फिर ऋतु बंधु स्कीम, ये एक स्कीम का नाम था, प्रोवाइडिंग 10,000 पर एकड़ पर एनम एज इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फार्मर्स, ये इसका था। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की बात नहीं, डायरेक्ट टेक्स्ट आपको समझ आता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, ओके। और वे अहेड में क्या चीज़ें होती है, एविडेंट फ्रॉम सक्सेस ऑफ अबव इनिशिएटिव्स, वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी इंटरवेंशंस कैन इंश्योर लैंड एक्सेस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, fostering agri growth and socio-economic justice. Such a wonderful conclusion. Okay, that's it. यहाँ पर मार्क्स देता है एग्जामिनर ऐसे, मान लीजिए 15 मार्क का क्वेश्चन है ये मान लीजिए 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आराम से आपको 7 मार्क दे देगा ये ऐसे, और फिर आगे बढ़ेगा ऐसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तक। और 7 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी मान लीजिए 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, तो 10 में आपको 7 मार्क्स मिल गए, मतलब 100 में से आपको यहाँ पर 70 मिल गए, और फिर 150 वाले जो है उसमें आपको मान लीजिए कुछ 80 मार्क मिल गए, ओके। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आराम से 250 में से आपको 150 मार्क मिल रहे हैं, तो ये टारगेट हमें अचीव करना है। फिर 0.8 सिलेबस का कौन सा है, अभी 7th पॉइंट हो गया। 0.8 सिलेबस का हम बात कर रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बस लिबरलाइजेशन ये क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बस इतना ही उसमें है, हार्डली 2 क्वेश्चन होंगे, इतना ज़्यादा सोचने या फिर दिमाग पीटने की इसमें बात नहीं है। सिलेबस का 0.8 और उसमें से क्वेश्चन 1, डिस्कस द की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इनिशिएटिव्स initiated in the early 1990s, analyze the significant effects of liberalization on the various sectors of the economy with focus on industrial growth. अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो यू आर अ वेरी सीरियस पर्सन, वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस एग्ज़ाम, ओके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा है अगर आपने इतना अच्छे से आप इसको फॉलो कर रहे हैं। यार यहाँ पर भी डॉग्स हैं, इतना ट्रैवल करके आ गया, डॉग्स को पीछा छुटाने के लिए, इट्स ओके। तो इंट्रोडक्शन, इनिशिएटेड इन द अर्ली 1990s, India's economic liberalization policy marked a significant departure from its erstwhile protectionist approach. तो पहले क्या था ना कि आपको एक ब्रीफ में इसका बता दूं कि ये क्वेश्चन लिबरलाइजेशन के ऊपर था कि ये इसके क्या फीचर्स है लिबरलाइजेशन के। 1990s के पहले इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को फेस किया, जिसमें इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देश कंगाली तक आ गए, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। फिर लिबरलाइजेशन आया, मतलब जो भी मान लीजिए अगर कोई ये हमारा इंडिया है और फिर बाहर की कंपनीज यहाँ पर आना चाहती हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया का ये जो सिस्टम था वो बहुत रोबस्ट था, लाइसेंसिंग प्रोसीजर वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेट थे, इसलिए ये कंपनीज ऐसे आती थी, लाइसेंसिंग प्रोसेस देखकर वापस चली जाती थी। तो इन्होंने लिबरलाइजेशन किया, मतलब लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान किया, लाइसेंसिंग प्रोसेस को जैसे ही उन्होंने आसान किया ऐसे पूरा, तो बहुत सारी कंपनियां आई, इन्वेस्ट करने लगी, तो और फिर इसका ये कंपनी का ग्रोथ ऐसे ज़्यादा बढ़ गए, इस कंट्री की इकॉनमी का ग्रोथ ऐसे ज़्यादा बढ़ने लगा, इसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। ओके, तो
पहले प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच था, मतलब कुछ भी नहीं है इतना, जो है हमारे पास उसको संभाल के रखो, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ ग्रोथ नहीं करना, जो है उसको संभाल के रखो, ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट। लेकिन उसको लिबरलाइज़ किया 1990s में, जब भी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस किया, तो उसकी वजह से। ओके, ड्रिवन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, देखिए अभी मैंने बताया था, एंड द डिज़ायर टू रिजुविनेट द इकॉनमी, दिस रिफॉर्म्स एम्ड टू अनलॉक इंडियाज़ पोटेंशियल थ्रू मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर मैंने देखिए कौन से वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस टू मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। बस अंडरलाइंड वर्ड पढ़ के ही पूरा पैराग्राफ का मीनिंग निकल रहा है। की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे ये लिबरलाइजेशन के? डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंस राज, पहले लाइसेंस राज था, बहुत सारे लाइसेंस लगते थे, तो उसको डिसमेंटल किया। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि एफडीआई के नॉर्म्स को लिबरलाइज़ किया, जैसे कि सेक्टर्स आईटी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे सेक्टर्स को एफडीआई के लिए ओपन किया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के जो फॉरेनर्स लोग हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिजल्टिंग इन क्यूमुलेटिव एफडीआई ऑफ $550 बिलियन, इतना सारा $550 बिलियन। मुकेश अंबानी का टोटल अगर पैसा जोड़ दिया जाए तो $120 बिलियन है। ओके, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा, जो कि हमारा आरबीआई का रिज़र्व है, रिज़र्व जो होता है फॉरेक्स रिज़र्व, इतने के पास हमारा कुछ तो है, 550 नहीं, कुछ 620 या फिर $650 बिलियन हमारा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। तो इतना ज़्यादा एफडीआई की वजह से है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि एफडीआई से बढ़ गया। एक अच्छा से छोटू सा ग्राफ बनाकर आप आराम से यहाँ पर हाफ मार्क एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको। जो भी एग्जामिनर मान लीजिए आपको 10 में से ऐसे 6 मार्क देने वाला था, तो वो ये ग्राफ देखकर मान लीजिए 7 मार्क दे देगा। यहाँ पर 1 मार्क से आप ऊपर चले गए, 1 मार्क मतलब कुछ 100-200 लोग के आराम से ऊपर चले गए आप, ऐसे टॉप किया जाता है। ओके, फिर फिस्कल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। द फिस्कल डेफिसिट विच वॉज 8.4% ऑफ जीडीपी, 1990s में ये इतना था जीडीपी का। तो अभी 2024 में अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की स्पीच में बोला है कि अभी इसको लेटेस्ट वाला डेटा 2024 का 4.9% की जीडीपी को हम लाने की कोशिश करेंगे। तो अब एग्ज़ाम तो हम अगले साल देने वाले हैं, तो हमें डेटा बहुत रिसेंट वाला चाहिए, तो अभी मैंने न्यूज़पेपर से उसको उठाया। इस नोट्स को आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, डोंट वरी, दे आर वेरी लेजिटिमेट, वेरी ऑथेंटिक, वेरी सर्टिफाइड नोट्स, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस प्रोसेस। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में लाया जा सकता है, जो कि द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड कंपटीशन एंड एफिशिएंसी इन द बैंकिंग सेक्टर लीडिंग टू अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR जिसको बोला जाता है, वो 10.9% इन द बैंक क्रेडिट। 1991 से लेकर 2022 में इन्होंने CAGR था ग्रोथ रेट 10.9% का था। फिर ग्लोबल इंटीग्रेशन है, इस लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारा ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ, जैसे कि इंडिया का शेयर जो ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड था एक्सपोर्ट में, वो 0.5% था इंडिया का ट्रेड, वो अभी 2022 में कितना है 1.7%। और इसी के ऊपर 2023 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स दुनिया के हिसाब से कितना है, तो वहाँ पर कुछ 3% का ऐसा डेटा दिया था जो कि रॉन्ग था, वो सही डेटा था 1.7 ऐसे करके। तो ये प्रीलिम्स का भी आपका तैयारी करा के इसमें बीच में आ रहा है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया, हाफ मार्क एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाता है। आपको पता है मैं एक मार्क एक्स्ट्रा ऐसा क्यों नहीं बोलता, 1 मार्क के लिए थोड़ा बड़ा चीज़ लिखना पड़ता है, थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम वगैरह। ये छोटे ग्राफ वाले ना आराम से आधा मार्क दे जाते हैं, आधा मार्क भी दे देते हैं लोग, पता है। 7.5 मार्क्स, 8.5 मार्क्स, ओके, 6.5 मार्क्स ऐसे दिया जाता है मार्किंग। बहुत कंजूस लगे हैं मार्क देने में, वो दिल्ली के प्रोफेसर्स होते हैं वो। ये ग्लोबल परसेंट शेयर इन एक्सपोर्ट्स, देखिए यहाँ पर पहले 1990s में यहाँ से 0.5 था, और फिर वो बढ़ के अभी 2020 में इतना, मतलब कुछ 1.7। तो ऐसे ग्राफ भी मैंने एक्यूरेट बनाया, ऐसे अंधाधुंध हवा में गोली चलाए ऐसे नहीं, अच्छे से सोच समझ कर ये सारे ग्राफ्स वगैरह बनाए गए हैं। बहुत सारा मेहनत लगता है इसमें, इसीलिए नोट्स बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि आपके पास अच्छा वाला कंटेंट में मुझे आपको पहुंचाना है। ओके, फिर इफ़ेक्ट्स ऑन वेरियस सेक्टर्स, कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं
एक तो इंडस्ट्री के ऊपर क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो मेजर करता है इंडेक्स, जिसको द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP बोला जाता है, वो एक्सपैंड हो गया। पहले वो 1990 में इतना 100 का था, फिर वो 2024 में इतना हो गया 216.7, जो इंडिकेट करता है रोबस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। फिर FDI के बारे में क्या हुआ? FDI का इन्फ्लो बढ़ा। पहले FDI 1991 में हर्षद मेहता के टाइम, जो हर्षद मेहता स्कैम है, सीरीज़ आपने देखी होगी स्कैम, तो ये 1991 का ही टाइम है। तो वहाँ पर FDI का इन्फ्लो बस $132 मिलियन इतना हुआ था। $132 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। अभी अंबानी ने उसके बेटे की शादी में ही कुछ $600 मिलियन खर्च किया है। ओके, तो $132 मिलियन इतना FDI था, और अभी बढ़कर 2024 में ये FDI पहुंचा है $74 बिलियन तक, मतलब अंबानी का पूरा वेल्थ के आसपास। एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या हुआ? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम $18 बिलियन था 1991 में, अभी वो $315 बिलियन इतना ज़्यादा बढ़ गया। ये किसका इफेक्ट है? ये लिबरलाइजेशन का इफेक्ट है। लिबरलाइजेशन मतलब खुला करना। IT सेक्टर में पहले $150 मिलियन इतना था, 198 बिलियन। ये थोड़ा नंबर्स को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है कि क्या इम्पैक्ट हुआ। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि बहुत अच्छा हुआ, ऑटोमोबाइल बढ़ गया सेक्टर, एक्सपोर्ट बढ़ गया, FDI बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? थोड़ा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें क्या है कि इट्स एनुअल प्रोडक्शन सर्च फ्रॉम, पहले इतना था 0.34 मिलियन यूनिट्स में प्रोडक्शन बताया मैंने 1991 का, और वो जाकर अभी 2023-24 में बस लेटेस्ट डेटा मैंने निकाला है ऑटोमोबाइल की, जो ऑफिशियल वेबसाइट से पूरे ऑटोमोबाइल का ग्रुप है जो सारे इंडिया के, तो उन्होंने बताया कि अभी इतना प्रोडक्शन है 24 मिलियन यूनिट्स एक साल में वो कर रहा है, जो कि शो करता है रिमार्केबल एक्सपांशन, बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गए वो मार्केट लिबरलाइजेशन की वजह से। फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना FDI आ रहा है, इतना IT सेक्टर का एक्सपांशन, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट मोर दैन डबल से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो कि 26 मिलियन एम्प्लॉयड पीपल थे वर्किंग सेक्टर में, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि GDP में काउंट किया जाता है। वो 1991 में इतना था 26 मिलियन, मतलब कुछ 2.5 करोड़ के आसपास लोग, 2.6 करोड़ लोग, वो बढ़कर अभी इतना हो गया। फिर 58 मिलियन लोग अभी इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, मतलब कुछ 5.8 करोड़ लोग। और वे फॉरवर्ड क्या है? द सब्सटैंशियल इंडस्ट्री एक्सपांशन, हाइटेंड FDI इनफ्लोज, robust export performance and ascendancy of knowledge intensive sectors collectively portray a promising trajectory for India's future। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं कि एक प्रॉमिस करते हैं कि अच्छा वाले इंडिया का फ्यूचर को प्रॉमिस करते हैं। कौन सी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं? इंडस्ट्री का एक्सपांशन, FDI इन्फ्लोज बढ़े, फिर रोबस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, असेंडेंसी ऑफ नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, प्रॉमिस करती है इंडिया का अच्छा वाला फ्यूचर। फिर 8.2 सिलेबस के 8 पॉइंट, और उसमें से सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रॉम द प्री लिबरलाइजेशन एरा टू पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। इंडिया का इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसको बस कैसे इवॉल्व हुआ वो आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन में, इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ विटनेस्ड अ रिमार्केबल रेवोल्यूशन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ हेविली रेगुलेटेड एरिया टू मोस्ट लिबरलाइज्ड पीरियड। ओके, जो कि बस इतना बोला है कि अच्छा वाला विटनेस किया है, बहुत अच्छा रिमार्केबल इवोल्यूशन इंडिया ने विटनेस किया है फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस टू अभी तक। एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तो यही बात की है कि प्री लिबरलाइजेशन में कौन सा क्या हुआ, और फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन। प्री लिबरलाइजेशन मतलब 1991 में लिबरलाइज्ड हुआ, वो प्री इंडिपेंडेंस हुआ क्यों बोला था? क्योंकि वो 1947 था, अभी लिबरलाइजेशन 1991 में था, और पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब 1991 से लेके अभी तक, मतलब 2024 तक। ओके, प्री लिबरलाइजेशन में कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, ये ध्यान रखना है। फोकस्ड ऑन स्टेट कंट्रोल, मतलब स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था, मतलब गवर्नमेंट का मेजॉरली, जो कि प्रोटेक्शनिज्म था,
प्रोटेक्ट करके रखता था वो, ऐसा वो क्या बोलते फट्टू आदमी टाइप, रिजल्टिंग इन पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। और लाइसेंस राज था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कंट्रोल्स थे प्री लिबरलाइजेशन। और पोस्ट लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई, किन्होंने लाई थी, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, कमेंट करना है, बहुत पॉपुलर, जो बाद में इंडिया के 2 टर्म के लिए लगातार प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत चहीते प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, आपको कमेंट करना है। अशर्ड इन लिबरलाइजेशन अलाउिंग हायर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ऑलमोस्ट अबॉलिश्ड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ऑलमोस्ट अबॉलिश्ड मतलब मान लीजिए पहले 100 कंपनी में से 98 कंपनीज़ को लाइसेंस लगता था, ज़रूरी था, वो बाद में क्या हो, वही 100 कंपनीज़ को बस 2 कंपनीज़ को लाइसेंस लगा, इतना ज़्यादा वो फ़र्क हो गया। तो ऐसे इतना बड़ा चेंज आ गया उसमें। ओके, फिर स्ट्रैटेजिक सेक्टर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, जैसे कि ऑयल वाला, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, यूरेनियम, थर्मल पावर प्लांट्स, ऐसे जो बड़े वाले सेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक के लिए, तो वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखें, जो कि गवर्नमेंट उसको संभालती है। और हाईटेक के सेक्टर जैसे होते हैं उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह ये सब, या फिर कुछ अदर सेक्टर्स ऑल्सो, टेक्नोलॉजी वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन वाले, ये सब सारे सेक्टर्स को उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, जो कि प्राइवेट सेक्टर फिर बाद में उसमें एफिशिएंसी लाएगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा। ओके, तो बस यही हुआ था, बस इतना ही इवोल्यूशन आपको बताना था। और फिर वे फॉरवर्ड क्या है, द शिफ्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रेंटिंग regime to a more open framework has amplified innovation, fostered competitiveness and propelled Indian industries onto a trajectory of sustained growth। बस इतना। ये ट्रैजेक्टरी वर्ड आपको पता है पहले क्या था, कि ट्रैजेक्टरी मैं क्यों हमेशा यूज़ करता वर्ड को, अभी चंद्रयान के थ्रू ये मान लीजिए अर्थ है और ये मून है, तो ये चंद्रयान ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे एलिप्टिकल में ऐसे ऐसे ऐसे, वो फिर बाद में ऐसे, तो फिर उसको ऐसे ऐसे छोड़ा और फिर उसको फिर ऐसे वो घूम घूम कर वैसे ऐसे, तो ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं ना, उसको ट्रैजेक्टरीज बोला जाता है। तो इसलिए वर्ड ट्रैजेक्टरी थोड़ा ये GS3 में यही है कि लोगों को ना प्रॉपर ये वर्डिंग ठीक से समझ में नहीं आती। अगर आपको वर्डिंग यूज़ करना आ गया तो आपको पूरा वो काम हो जाएगा। GS3 सिलेबस का 9 पॉइंट है, सिलेबस का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज़ के ऊपर। तो इसमें सिलेबस का 9th पॉइंट और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के ऊपर बात करी जा रही है, इन सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ कंट्री, illustrate with examples how a robust energy sector contributes to various sectors of economy and enhance overall productivity। मतलब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है उसमें, और उसको एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट कीजिए। तो इस हमारा आंसर उसमें इंट्रोडक्शन, बैक्ड बाय द वर्ल्ड बैंक्स असर्शन। देखिए वर्ल्ड बैंक, ये वर्डिंग आते ही उसको मैंने अंडरलाइन किया कि मुझे एग्जामिनर को दिखाना है कि देखिए मैंने वर्ल्ड बैंक को शो किया है, मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में जानता हूँ और मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स को पढ़ता हूँ। तो ऐसा मानना हो जाता है कि आपने वर्ल्ड बैंक को कोट किया, मतलब आपने कहीं से तो पढ़ा होगा ना। और अगर आप वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एक लर्नड मैन है, ऐसा लर्नड मैन या फिर लर्नड वुमेन। ओके, दैट एक्सेस टू रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी इज़ अ पैरामाउंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अफोर्डेबल एनर्जी इज़ और एक्सेस टू रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसके लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये किसने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है। फिर रोल ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस द रोल ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग भी वही बनाई कि रोल ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या रोल है, हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन आता है एनर्जी की वजह से। एनर्जी अगर अच्छा है, कंटिन्यूस एनर्जी है, कंसिस्टेंट एनर्जी है, एक्सेसिबल एनर्जी है, अफोर्डेबल एनर्जी है, तो इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जैसे कि चाइनाज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स मीटियोरिक राइज एविडेंस्ड बाय इट्स GDP ग्रोथ ऑफ 14% इन 2020। 2020 में तो कोरोना का समय था,
फिर भी जो चाइना के एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 14%, उन्होंने जीडीपी के ग्रोथ को उनके कंट्रीब्यूट किया। फिर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसकी नीति आयोग का जो सौभाग्य स्कीम है, तो उसका उन्होंने क्या किया, दैट लेड टू इलेक्ट्रिफिकेशन रेट 99.5% इन रूरल इंडिया। मतलब जो मान लीजिए 100 घर हैं तो उसमें से एटलीस्ट 99 घरों में उन्होंने ऊर्जा पहुंचाई, बिजली पहुंचाई। तो यही सौभाग्य स्कीम का मोटो था। दैट रिजल्टेड इन अ 32% इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। ओके, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स का जो असेसमेंट रहा उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया। देखिए मैंने एक अच्छा वाला बॉडी, पॉपुलर ग्लोबल बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे रिपोर्ट्स या फिर रिसर्च के ऊपर काम करता है, तो मैकेंजी उनका नाम है। तो उनका नाम मैंने यहाँ पर कोट किया। मुझे आराम से ऐसी स्टैंडर्ड वर्डिंग या फिर मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए एग्जामिनर यहाँ पर आराम से हाफ मार्क एक्स्ट्रा दे देता है। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि दैट एनर्जी कंस्टिट्यूट्स अप टू 20% ऑफ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉस्ट, अफर्मिंग इट्स इंडिस्पेंसिबल रोल। एनर्जी क्या करता है, 20% जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तो वो एनर्जी में लगती है। तो एक एनर्जी का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन ये ऐसा प्ले करता है रोल एनर्जी का। ओके, फिर एनर्जी एक एनेबलर ऑफ सर्विसेज है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो भी रिपोर्ट या फिर इंडेक्स निकालता है उन्होंने अंडरस्कोर किया है कि देखिए यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे आया उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि मुझे एग्जामिनर को दिखाना है कि मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी पता है। आई एम अ वेरी अवेयर एंड लर्नड पर्सन। तो इसीलिए ऐसे यहाँ पर आपको आप आराम से ऐसी चीज़ें आपके आंसर को बहुत प्रोफेशनल लेजिटिमेट आंसर बनाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच करती है ऐसी चीज़ें। अंडरस्कोर्स एनर्जी सिग्निफिकेंस इन बोल्स्टरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि एनर्जी पावर्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। ओके, फिर एनर्जी पावर्ड कार्डियक मशीन, ऐसे सारी चीज़ें ये एनर्जी की वजह से तो आती है। एनर्जी मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कि हेल्थ केयर सर्विसेज को बोल्स्टर करता है, एक एनेबलर ऑफ सर्विसेज है। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एनर्जी, जैसे कि IRENA ये जो बॉडी है ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि दैट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एम्प्लॉयड 11.5 मिलियन पीपल ग्लोबली। बस इसी साल में इतने ज़्यादा लोग, मतलब 11.5 मिलियन, मतलब कुछ 1.5 करोड़ लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है बस इस रिन्यूएबल सेक्टर ने एनर्जी की वजह से, एम्फसाइजिंग इट्स पोटेंशियल फॉर जॉब क्रिएशन। ओके, एंड वे फॉरवर्ड क्या है, इन समेशन। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छा वाला लिख दिया कि इन समेशन मतलब आप कंक्लूड कर रहे हैं, समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये थोड़ा नया तरीका है, ये पहली बार मैंने यही 6th लेक्चर में इसको इंट्रोड्यूस किया है। अगर कंक्लूजन समय लिखते समय आप डायरेक्ट ये वर्ड ना लिखते हुए भी डायरेक्ट बस ऐसे थोड़ा गैप छोड़कर इन समेशन फिर आपका जो भी कहना है आपको ऐसे कर सकते हैं, तो उसका वो कंक्लूजन पार्ट में उसको कंसिडर किया जाता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स टेक्निकल प्रोवेस सब्सटेंशिएट्स इट्स रोल इन प्रोपेलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी पावर है वो सब्सटेंशिएट करता है एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट के रोल को प्रोपेल करता है। ओके, फिर 9.2 सिलेबस का 9th पॉइंट और उसमें से सेकंड क्वेश्चन। 9th पॉइंट कौन सा है, एनर्जी वाला। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब। इंडियाज़ का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ क्रिटिकल इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Examine the challenges and opportunities in improving the integration between different modes such as roads, railways, ports and airports. How can seamless connectivity be achieved to boost trade and mobility? ये रोड, रेलवे, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, अभी क्या होता है ना कि कोई शहर है, मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली NCR में क्या है ना कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मान लीजिए यहाँ पर है। ओके, ये एयरपोर्ट है ऐसा, ये वाला एयरपोर्ट। फिर इसका ट्रेन का सर्विसेज, अभी ये जो मेन रोड है तो ऐसे ट्रेन का ये पटरी ये यहाँ पर है। ओके, ये ट्रेन का रेलवे स्टेशन है
ये एयरपोर्ट है। और सी पोर्ट दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं, उसको डायरेक्ट सी पोर्ट अगर जाना है तो उसको गुजरात जाना पड़ेगा या फिर कोलकाता वगैरह, ये सब नज़दीक वाली चीज़ें। और फिर रोड का तो सब तरफ है ही है। तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि अगर अच्छा वाला सीमलेस कनेक्टिविटी है तो ट्रेड बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, अच्छे से आराम से एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी चीज़ों को, भारी चीज़ों को, जिस चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेट है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आराम से पहुंचा जा सकता है अगर अच्छा कनेक्शन है। अच्छा कनेक्शन मतलब सीमलेस कनेक्टिविटी, ये वर्डिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कुछ अच्छा कनेक्शन है कुछ चीज़ों में, कोई भी चीज़ें हो, फिर एजुकेशन में हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हो या फिर डिजिटली कुछ भी हो, अगर किसी 3-4 चीज़ों में अच्छा वाला कनेक्शन है तो उसको सीमलेस कनेक्टिविटी ऐसा वर्ड आपको लिखना है। तो इसके आंसर का हमारा इंट्रोडक्शन है। इंडिया का भी ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हम कर रहे हैं तो उसका रिलेटेड ही आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो क्या है इंट्रोडक्शन? इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड्स एज अ पिवोटल इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद द वर्ल्ड बैंक। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक को मैंने मेंशन किया, जो इन्होंने सब्सटेंशिएट किया है दैट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन कैन ऑगमेंट जीडीपी बाय अप टू 1.5%। बस इन ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंट बनाना है, उससे 1.5% जीडीपी में वृद्धि आ सकती है। बहुत बड़ी बात है। और फिर चैलेंजेस पूछे हैं हमें क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर चैलेंजेस पूछे हैं ना, चैलेंजेस। वैसे मैंने हेडिंग बनाई चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन ऑफ रोड, रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, और इसको अच्छे से ऐसे बॉक्स करना है। तो चैलेंजेस कौन से? इंटीग्रेशन ऑफ रोड, रेलवे, पोर्ट एंड एयरपोर्ट में एक तो इंटरमोडल डिसजंक्शन, यहाँ पर एयरपोर्ट है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सी पोर्ट है, बीच में रोड है, यहाँ से यहाँ तक रोड है लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही रोड है, फिर यहाँ पर आगे रोड ही नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए रोड है लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए रोड ही नहीं है। तो ये इंटरमोडल जो डिसजंक्शन होता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज वो करता है और इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से कहीं से जा रहे हैं, यहाँ से आपको मेट्रो है यहाँ पर डायरेक्ट, लेकिन आपको यहाँ जाना है तो फिर यहाँ से उतर कर आपको फिर रिक्शा पकड़ना पड़ता है। मुझे ऐसे ही हुआ, एयरपोर्ट से डायरेक्ट जाकर अगर मैं एयरपोर्ट से मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट फिर रिक्शा पकड़ना पड़ा ऐसे, दिल्ली में अगर जाना है मुझे तो करोल बाग में। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर केलकर कमेटी रिपोर्ट, ये एक्चुअली एक मराठी इंसान है, यहाँ पर मराठी में इसको केलकर ऐसे बोला जाता है, ड़ बोला जाता है। बहुत सारे हिंदी मीडियम लोग उसको ड़ इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो एग्जैक्टली हम उसको वैसे ही पूरे इंडिया के हिसाब से लेते हैं। केलकर कमेटी रिपोर्ट, उन्होंने बताया कि इनएडिक्वेट जो सिंक्रोनाइजेशन होता है जो रोड, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की वजह से, उसमें अगर अच्छा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उसमें टाइम एंड कॉस्ट की बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी आती है। ये केलकर कमेटी रिपोर्ट ने हमें बताया है, तो इसको हमें कोट करना है, हाफ मार्क यहाँ से आ जाता है। केलकर कमेटी ऐसे मार्क्स हैं, ऐसे आपको ऐसे पिक करना है, आपको एक एक मार्क्स ऐसे चुन कर लेना है ऐसी वर्डिंग को लिख कर। और फिर डिस्पैरिटीज़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द नीड ऑफ आवर टू एनहांस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये किसने बताया? इकोनॉमिक सर्वे ने 2023-24 के, जो अभी वाला आया इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला, बजट के एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो उसको पब्लिश करता है। ओके, आपको ये और कमेंट करना है कि बजट कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है और वो बजट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ओके, और बजट कौन से ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, जो न्यू दिल्ली में जो ब्लॉक्स हैं तो उनमें से कौन से ब्लॉक में इस बजट को बनाया जाता है, आपको ये कमेंट करना है, आपको सर्च करना है ये चीज़ें। ओके, एक एक्टिव लर्निंग का पार्ट है, मुझे भी देखने दीजिए आप कितना एक्टिवली लर्न कर रहे हैं। ओके, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, फिर इंडिया का जो रैंकिंग है, वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखिए यहाँ पर मैंने एक अच्छा वाले इंडेक्स को कोट किया है। तो उन्होंने बताया कि जो बहुत सारी रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं वहाँ पर इंडिया का रैंक है 107 कंट्रीज़ को उन्होंने मैप किया, उनका स्टैंडर्ड निकाला, तो इंडिया को उन्होंने प्लेस किया 44th पोजीशन तक।
जो शो करता है अर्जेंसी ऑफ रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है इंडिया को। ओके, फिर लास्ट माइल डिफिशियंसीज, deficient connectivity from transport hubs to ultimate destinations obstructs overall efficiency. Okay, इन्वेस्टमेंट इन इम्पेरेटिव्स है, जैसे कि हार्मोनाइजिंग डाइवर्स ट्रांसपोर्ट मोड्स मैंडेट सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इन्होंने बहुत बड़ा एक्चुअली ये पाइपलाइन है, इसको पाइपलाइन मतलब पानी का पाइपलाइन ऐसे नहीं होता, लिटरली मीनिंग नहीं लेना है। पाइपलाइन मतलब एक चेन होता है कनेक्शन का। ओके, पूरी इंडिया में मान लीजिए ऐसे कुछ इंडिया है, तो ये पाइपलाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे पाइपलाइन ऐसे फैला हुआ होता है, तो इसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऐसे बोला जाता है। तो उसका इन्वेस्टमेंट, उसका कॉर्पस इतना साइज़ ही था 19.63 लाख करोड़। ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बात उसमें किया गया था, बहुत बड़ी स्कीम है वो। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के इम्पेरेटिव्स हैं, ये एक चैलेंजेस हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, एक तो होलिस्टिक प्लानिंग कर सकते हैं, उसको सागरमाला प्रोजेक्ट एक इसका एग्जांपल है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि आईओटी, मतलब आईओटी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करना है आपको इस पर। एक 2018 में आईओटी के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, जिस साल सृष्टि देशमुख ने टॉप किया था, 5th रैंक था उनका, कनिष्क कटारिया रैंक 1 थे। तो आईओटी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2018 में, आपको आईओटी का फुल फॉर्म कमेंट करना है। फिर पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना है। फिर मल्टी मॉडल हब्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उड़ान स्कीम कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ऑगमेंटिंग रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू मेटिकुलस एयरपोर्ट एक्सपांशन। एंड वे फॉरवर्ड में क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक का, उसका रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हैं। केलकर कमेटी रिपोर्ट है, उनके उनके रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हैं। और फिजिकल इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, वो तो हर क्षेत्र में करनी ही पड़ती है। कंबाइनिंग ऑल 4 पॉइंट्स अबव इज़ द वे टू अचीव सीमलेस कनेक्टिविटी। दैट्स इट, सच अ वंडरफुल वे फॉरवर्ड। आराम से 10 में से 7 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, फिर 9.3 सिलेबस का 9th पॉइंट, उसमें से 3rd क्वेश्चन, इवेल्युएट द एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन ड्रिवन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाउ कैन sustainable practices be incorporated in the planning and execution of projects related to energy transportation। यहाँ पर कौन सी बात करी जा रही है, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस की बात करी जा रही है, किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। और कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आंसर में अभी अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन उसी कॉन्टेक्स्ट में देना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन कॉमा प्रोजेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू रीच 68% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बाय 2050, मतलब 2050 तक जो दुनिया की 68% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड एरिया में रहेगी। ओके, और उसका बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा। वैसे फर्स्ट एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन देखिए क्वेश्चन में ही पूछ रहे हैं कि एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, और फिर हाउ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, ऐसे 3 पॉइंट हमारे क्वेश्चन में पूछे हैं। तो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन पूछे, फिर सोशल इम्प्लीकेशन पूछे, और फिर कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस को वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें। तो फर्स्ट एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, जैसे कि रिसोर्स डिप्लीशन होता है सिटीज़ में। क्या होता है ना कि जो पूरा एनर्जी मान लीजिए 100 वाट का एनर्जी, तो 78 वाट सिटी में ही खर्च हो जाता है, तो एक रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है वहाँ पर। और 60% ग्रीन हाउस गैसेस वो सिटी से आ रहे हैं। और फिर पोल्यूशन एंड हेल्थ हज़ार्ड भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन की वजह, जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैंने कोट किया है, उन्होंने एट्रीब्यूट कहा है, मतलब बताया है, शो किया है, अंडरस्कोर किया है कि 4.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स जो है जो आउटडोर पोल्यूशन की वजह से होती है। 4.2 मिलियन मतलब 42 लाख डेथ, बहुत बड़ा नंबर है। इतने तो रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन की युद्ध में मिलकर भी नहीं मारे जाते जितने ये आउटडोर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। ओके, ग्लोबली हर साल। और फिर अर्बन
स्प्रॉल मतलब एक थोड़ा ये टेक्निकल वर्डिंग है, हमारे ऑप्शनल में भी है आई थिंक, बहुत सारे 2-3 ऑप्शनल में, सोशोलॉजी, पबैड PSI और ये जोग्राफी हिस्ट्री का ऑप्शनल है, इसमें स्प्रॉल ये वर्डिंग सिलेबस में है। एंथ्रोपोलॉजी में भी है। स्प्रॉल मतलब कोई बच्चा होता है वो करता है ना कि यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अगर यहाँ पर बॉल है तो ये थोड़ा ऐसे रेंगता है तो उसको स्प्रॉल बोल जाता है। ऐसे ही अर्बन स्प्रॉल मतलब ये अर्बनाइजेशन ऐसे बढ़ रहा है, ये फैल रहा है, तो इसको अर्बन स्प्रॉल बोला जाता है। ओके, ये अर्बन स्प्रॉल एनक्रोचेस अपॉन इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हैबिटेट्स। मान लीजिए पहले दिल्ली यहाँ तक था NCR में, ओके, फिर ये आगे ऐसा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो माउंटेन वगैरह ये रीजन था अच्छा वाला पेड़ वाला रीजन, तो अभी यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये पेड़ को काटना पड़ रहा है। एक पिछले हफ्ते ही दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको DDB इन्होंने बोला जाता है, तो उन्होंने 1100 बड़े वाले ट्रीज़ को कट करने का ऑर्डर दिया था। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो 1100 ट्रीज़ को उन्होंने कट किया है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी उसकी निंदा की, सुप्रीम कोर्ट ने उसका थोड़ा वो किया, थोड़ा जजमेंट दिया, लेकिन वो अभी देखिए यहाँ पर ही मैंने डिस्कस किया, मैंने तो देखा ही नहीं यहाँ पर। अभी मैंने न्यूज़पेपर से उसको उठाया एग्जाम्पल को। दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड डिसाइडेड टू कट 1100 ग्रीन ट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। ये इसका एग्जाम्पल है। जो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ही तो है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। मैकेंजी इन्होंने बोला है कि इसका जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट उन्होंने एस्टिमेट किया है कि एनुअल $1 ट्रिलियन ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल होगा 2040 तक, इफ़ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग इज़ नॉट प्रायोरिटाइज्ड। अगर अच्छे से सस्टेनेबल प्लानिंग को, अर्बन प्लानिंग को हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया तो हर साल पूरी दुनिया में $1 ट्रिलियन का हमें लॉस होगा 2040 तक। मतलब 2040 तक, 2040 ऐसा पहला साल होगा जिसमें इतना अमाउंट होगा, फिर ऐसे सेम कंटिन्यू रहेगा 2042, 2043, ऐसे हर साल इतना अमाउंट को झेलना पड़ेगा शॉर्टफॉल। $1 ट्रिलियन मतलब इंडिया की कुछ 30% इकॉनमी, इतना बड़ा अमाउंट है ये फिर सिर्फ किससे हो रहा है? सिर्फ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ रहा है। क्लाइमेट के लिए बस $100 बिलियन देने में ही जान निकल रही है सारे देश मिलकर, और अगर इतना लॉस होगा तो मान लीजिए क्या हालत होगी। ओके, वाटर स्कार्सिटी हो सकती है। अर्बन एक्सपांशन इंटेंसिफाइज वाटर डिमांड। अभी क्या है ना कि ये थोड़ा डायग्राम मैंने इनोवेटिव तरीके से इसको मैंने खुद बनाया डायग्राम, ये कहीं से लिया नहीं है, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मैंने, बस मुझे 5 पॉइंट थे और अभी इतना जगह मेरे पास बच गया था, तो मुझे लगा ये 6th पॉइंट कौन सा लो, इससे अच्छा है कि एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, तो ऐसे डायग्राम मैंने बना दिया। तो बस इसको मैंने ये कि यहाँ पर वो किया कि 1990s में क्या था कि ये यहाँ तक 200 फीट तक ही अगर बोरवेल पानी लिया तो ये इतना यहाँ से 200 फीट तक ही पानी लगता था। यहाँ पर देखिए ग्रीन ट्रीज वैसे मैंने ये करे हैं। ओके, इसको शो किया इतना पानी का लेवल, ये सारा पानी ही है, ये वाला सारा पूरा पानी का एरिया है। ये 200 फीट तक पूरा इतना सारा पानी भरा पड़ता था, लेकिन यहाँ पर पानी सिर्फ इतना है। अभी 2024 में इतना नीचे पानी गया, वाटर टेबल इतना नीचे आ गया है उसका। ओके, ये कुछ नहीं है, इस पूरा सूखा है, ड्राई ऑल दिस। ये किसकी वजह से है? ये इंडस्ट्री की वजह से, ये धुआं निकल रहा है यहाँ से। ओके, ये चिमनी वगैरह, ये बिल्डिंग्स वगैरह। देखिए यहाँ पर मैंने सस्टेनेबल हट्स दिखाई, यहाँ पर मैंने बिल्डिंग्स दिखाई। थोड़ा ऐसे एनालिटिकल तरीके से देखिए। वाटर यूज टू अवेलेबल एट 200 फीट तक ही पानी आता था, अभी 700 फीट से अगर बोरवेल वो किया है तब भी पानी नहीं लग रहा है अर्बन एरियाज़ में। इतनी बड़ी वाटर स्कार्सिटी है, और एक किससे आ रहा है? अर्बनाइजेशन की वजह से। और यहाँ पर हमें पूछा है एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस पूछे, फिर सोशल इम्प्लीकेशंस नेक्स्ट पार्ट में पूछे कि एक तो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, घर इतना महंगा हो रहा है, घर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। ओके, इतना शॉर्टेज होगा लोगों को। फिर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ऐसा ये सिचुएशन है। फिर हेल्थ केयर एक्सेस, अभी लैंसेट कमीशन का ही रिपोर्ट था, उन्होंने हाईलाइट किया था कि लिंक
अर्बनाइजेशन की वजह से हेल्थ एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो आता है। मान लीजिए अर्बनाइजेशन में पहले 10 लोग थे, 10 लोग एक शहर में रहते थे ऐसे, और रेमडेसिविर के इंजेक्शन कोविड-19 के टाइम 10 इंजेक्शन थे, तो हर एक को एक एक मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना कि 100 लोग हैं और सिर्फ 10 इंजेक्शन है, तो 10 में से एक ही लोगों को इंजेक्शन मिलेगा और 9 लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये होता है अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा सिचुएशन है। फिर सोशल कोहेजन नहीं रहता। लार्ज अर्बन एग्लोमरेशंस चैलेंज सोशल कोहेजन, ये यूएनडीपी ने हाईलाइट किया था। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। ये एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है यहाँ पर। इम्प्लीकेशन मतलब ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि बस नेगेटिव ही बात की जा रही, इम्प्लीकेशन वो पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ये थोड़ा बढ़ जाता है ना कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो अच्छे वाले स्कूल वहाँ पर होंगे, तो एजुकेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा रहेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो बस ये, और ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक को मैंने कोट किया कि चाइना का जो अर्बनाइजेशन है उन्होंने लिफ्ट किया है 850 मिलियन पीपल, मतलब 85 करोड़ लोगों को आउट ऑफ द पॉवर्टी। बड़ा नंबर है। ओके। फिर इनकॉर्पोरेटिंग सोशल प्रैक्टिसेस, कैसे सोशल प्रैक्टिसेस को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने लास्ट वीक आई वाज इन पुणे, तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, वहाँ पर बीआरटी सिस्टम है बसेस के लिए, उसको बस रैपिड ट्रांजिट, यहाँ पर दिल्ली में भी है। ओके। तो यूज़ ऑफ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कर्बिंग कंजेशन एंड इमिशंस। ओके। ग्रीन बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि LEED सर्टिफिकेशन है, और ग्रीन बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने एग्जाम्प्लीफाइड किया है। जैसे कि एम्पायर स्टेट का जो बिल्डिंग रेट्रोफिट है, एम्पायर स्टेट मतलब अभी यहाँ पर दिल्ली में भी है, हर शहर में। जहाँ पर मैं पुणे में पिंपरी में रहता था, तो मेरे से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एम्पायर स्टेट का बिल्डिंग था, एम्पायर स्क्वायर करके, वहाँ पर PMT स्टॉप भी था उसका। जो भी पुणे के लोग हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, एम्पायर स्क्वायर की बिल्डिंग जो भी पिंपरी में लोग देखते हैं, जो भी पिंपरी एरिया में रहते हैं लोग, तो वो थोड़ा कमेंट कीजिए, देखने दीजिए कौन कौन रहता है पिंपरी में। कैन सब्सटैंशियल डिक्रीज एनर्जी कंजम्पशन एंड एमिशंस। ओके, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन न्यूट्रल बाय 2025, ये कोपेनहेगन उन्होंने बोला कि वो अभी हमने 2070 हमारा टारगेट है, यूरोपियन यूनियन का 2050 का टारगेट है कि कार्बन न्यूट्रल का, अभी 2025 यूरोपियन यूनियन का टारगेट है, यही प्रीलिम 2024 में आया था। ओके। और कोपेनहेगन इनका टारगेट है बस 2025 तक, मतलब अगले साल उनको कार्बन न्यूट्रल होना है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके। फिर इंक्लूसिव प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि मॉडलिन, जो कोलंबिया का इंक्लूसिव प्लानिंग मॉडल है मॉडलिन का, तो उन्होंने एड्रेस किया है इनइक्वालिटीज़ को और प्रोवाइड किया है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेम टाइम। इनइक्वालिटीज़ को भी उन्होंने एड्रेस किया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा दे रहे हैं। ये कौन दे रहा है? कोलंबिया में ये मॉडलिन जो करके, ये इनका जो मॉडल है, तो उन्होंने वो किया है। एक केस स्टडीज़ मैंने ChatGPT से उठाई है। ओके। देखिए इतने ज़्यादा सोर्सेज का यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको अच्छा नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। और वे फॉरवर्ड क्या है? पोर्टलैंड्स मिक्स यूज़ जोनिंग सिस्टम, इसको हम वो कर सकते हैं। फिर मॉडलिन का कोलंबिया का जो अर्बन मॉडल है इसको यूज़ कर सकते हैं। और फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, फिर एमिशन इफेक्ट अवेयरनेस एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द फ्यूचर अहेड। दैट्स इट, वे फॉरवर्ड में इतना ही। और फिर GS3 में सिलेबस का पॉइंट नंबर 10 इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के ऊपर। अभी बस ये सिलेबस का 10 पॉइंट है, लेक्चर 6 में ये 10 पॉइंट लास्ट का पॉइंट है। अभी आई थिंक इस पर 2 क्वेश्चन कुछ होंगे, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस द वेरियस इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये सिलेबस का 10th पॉइंट, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द वेरियस इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को डिस्कस कीजिए और फिर उसमें एग्जांपल्स थोड़ा प्रोवाइड कीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन से मॉडल्स हैं, ऐसे इसको। तो इंट्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको अंडरलाइन किया है, सॉरी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया, इसको अंडरलाइन करना था, आप अंडरलाइन कीजिए अपने नोट्स में। दैट
द ग्लोबल इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI reached a staggering 1.5 ट्रिलियन डॉलर, अंडरस्कोरिंग पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो ये FDI की वजह से इतना ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है ग्लोबली। तो ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करना है, ये इम्पॉर्टेंट शो कर रहा है ये अमाउंट। और फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कौन थे डेवलप्ड कंट्रीज़ में? डेवलपमेंट कंट्रीज़ में क्या होता है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि रशिया, फिर जर्मनी, फ्रांस, UK, USA, ओके, जापान, चाइना, तो इन कंट्रीज़ में ऐसे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में, इसमें से क्या हुआ था कि $560 बिलियन का इन्फ्लो हुआ था बस 2021 में। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स इतना है, ओके। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके पास इतना अमाउंट है, एक इंसान के किसी के भी पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एलॉन मस्क है, कुछ $200 बिलियन के आसपास है, ओके। तो ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐसा होता है। फिर वेल एस्टैब्लिश स्टॉक मार्केट्स, अच्छा वाला स्टॉक मार्केट, हमारा BSE का जैसे नहीं है। अभी 2 दिन पहले बजट आया तो इतना ज़्यादा क्रैश हो गए मार्केट, सिर्फ बजट का, निर्मला सीतारमन का वो चेहरा देखकर। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेड बाय द बेंचमार्क्स, जैसे कि न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है या फिर एम्स्टर्डम का स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बड़े वाले स्टॉक एक्सचेंज, वो एक सब्सटेंशियल एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं इक्विटी फाइनेंस के लिए। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, ये बड़े वाले स्टॉक मार्केट इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए लोन देते हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसे इन्वेस्टमेंट के मॉडल होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न, 10% ऑफ हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न, मतलब मान लीजिए 100 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ओके, तो हर साल वो 10 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है। मतलब 10 साल में ये उसका पूरा वो कर रहा है ना, और वो आगे भी 100 साल चलेगा। तो इतना 10% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देना बहुत बड़ी बात होती है, ओके। तो ऐसे मॉडल इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। फिर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दे ऑफर रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट मॉडल, जैसे कि नेरिट इंडेक्स जो है वो रिवील करता है रिमार्केबल एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 12%। वो तो और बड़ा अमाउंट है, 12% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। हमारे इंडिया में हार्डली 2% का रिटर्न मिलता है, और 12% कहाँ पर देखिए, 10% से डायरेक्ट, मतलब 5 टाइम्स वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है वहाँ की उनके मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स। इसीलिए उनके इकॉनमी का साइज़ इतना ज़्यादा है। इंडिया की इकॉनमी जहाँ पर 3 ट्रिलियन डॉलर है, तो वहाँ पर USA की इकॉनमी 22 ट्रिलियन डॉलर है। कितना ज़्यादा फ़र्क है देखिए। हमारे पास एक ऐसी शिप है, मान लीजिए अगर इंडिया में डिफेंस में एक ऐसी शिप है, ओके, मान लीजिए कुछ 200 टन की शिप है, तो वहीं अमेरिका के पास ऐसी, पता है कैसी, 200 टन नहीं, 500 टन वाली शिप्स हैं, और वो भी कितनी है, 150 शिप्स हैं, और वो पूरी दुनिया में ऐसे सर्वेलेंस कर रही है। इतना ज़्यादा डिफेंस बजट, इतना ज़्यादा पैसा है उन लोगों के पास, कंपेयर ही वो हवा तक नहीं लगने देते, इतना ज़्यादा पैसा है वहाँ पर। इसीलिए तो सुपर पावर बोला जाता है उसको। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जैसे कि ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ओके। फिर कौन सा कंट्री है, फिलीपींस हो गया, ऐसे बाकी कंट्रीज ऐसे, ओके। तो ये कंट्रीज़ में क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्री को थोड़ा थोड़ा वो करते हैं। तो सेबी के डेटा के हिसाब से 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ है, डॉलर नहीं, डॉलर होता तो बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन ये रुपीज़ में है, ओके। तो इतना अमाउंट वो फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट से आया। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये हमारे यहाँ पर चलता है, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इनका वो था कि ये जो रोड वगैरह बनाते हैं तो पब्लिक के यहाँ से पैसा आता है और प्राइवेट वो इन्वेस्टमेंट करता है, ये टेंडर वगैरह, ये पार्टनरशिप के हिसाब से। तो ये पब्लिक के रिसोर्सेज होते हैं, मतलब फंड्स, और प्राइवेट की इफ़िशेंसी होती है, जैसे कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। और फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है, उन्होंने जो कि पायोनियर किया था मोहम्मद यूनुस, उन्होंने किया था, और उसके वजह से क्या टेंजिबल ग्रोथ आई और बहुत सारी एम्पावर्ड मार्जिनल कम्युनिटीज़, ऐसा हुआ।
तो डेवलपर कंट्रीज़ में ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक से यहाँ से कर्जा लेकर वहाँ से आकर इन्वेस्ट करा जाता है। लेकिन बड़ी वाली कंट्रीज़ में क्या होता है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वेल इस्टेब्लिश स्टॉक मार्केट्स आते हैं, ओके, और फिर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आते हैं, ऐसे मॉडल्स होते हैं। और फिर लेसन्स फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है, ऐसे बड़े वाले देशों से या फिर उनके अच्छे इन्वेस्टमेंट मॉडल से कौन से एक्सपीरियंस हम उसको लेसन्स को गेन कर सकते हैं। तो सिंगापुर का सोवरेन वेल्थ फंड है जिसको टेमासेक होल्डिंग्स स्टैंड्स एज ए एग्जाम्पलर ऑफ इफेक्टिव स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट्स। इट गेव इम्प्रेसिव रिटर्न ऑफ 16% ओवर 2 डेकेड्स, मतलब 20 साल तक हर साल उसने 16% का रिटर्न दिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है 16% का रिटर्न। हार्डली हमारे इंडिया में 2% 3% का रिटर्न आता है। 3% का रिटर्न आ गया तो पार्टी करते हैं यहाँ के बिजनेसमैन। 16% का रिटर्न मान देखिए आप, ये सोवरेन वेल्थ फंड सिंगापुर का टेमासेक होल्डिंग्स उन्होंने वो दिया था। फिर चाइना का एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, ये एक डेमोन्स्ट्रेट करता है पोटेंशियल ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पर चाइना है तो वो जाकर यहाँ पर मैडागास्कर में इन्वेस्ट कर रहा है, जिबूती में इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर फिलीपींस में इन्वेस्ट कर रहा है, फिलीपींस में सॉरी नहीं, उसका क्लैश चल रहा है सेकंड थॉमस शोल स्कारबर्ग शोल यहाँ से साउथ चाइना से में, तो यहाँ पर फिलीपींस में नहीं, आसियान के जो कंबोडिया या फिर थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, यहाँ पर ऐसे वो इन्वेस्ट कर रहा है BRI का प्रोजेक्ट, ओके। फिर नॉर्वे गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड है ग्लोबल शोकेसेस एस्ट्यूट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रेवेन्यू टू इंश्योर इंटरजनरेशनल इक्विटी। ये नॉर्वे का पेंशन फंड का वो ग्लोबल था, वो एक एग्जांपल मैंने केस स्टडी न्यूज़पेपर से उठाया था। और वे फॉरवर्ड क्या है, बाय लेवरेजिंग एन इंट्रिकेट एमलगमेशन ऑफ डाइवर्स इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, मतलब जो ये सारे अभी जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिर वेंचर कैपिटल हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया, ये सब। फिर ऐसे मॉडल्स, इसको अच्छा वाला इसका एमलगमेशन, मतलब सबको एमलगमेशन मतलब इसको ऐड करना है। अगर इसको ऐड करके अच्छे से इसका जो भी जूस निकाला तो वो एक प्रॉस्पेक्ट, उसको एक अच्छा दिशा दे सकता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। और वो क्या कर सकता है, वो कैसे होगा, वर्ल्ड बैंक का डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, उसकी इन्वेस्टमेंट फॉलो कीजिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसको थोड़ा देख लीजिए, फिर ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। बस FPI करते मत बैठ जाइए, थोड़ा स्टॉक मार्केट में कीजिए, थोड़ा वेंचर कैपिटल में कीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कीजिए। तो ऐसे इज़ द वे अहेड, ओके। GS3 में लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि ये लैंग्वेज इसको आती ही नहीं। 98% लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती, ओके। ये लैंग्वेज मैं आपको बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको बस रट्टा मारना है और इसको इसी लैंग्वेज को रिप्रोड्यूस करना है एग्ज़ाम में आराम से। 250 में से आराम से 110 मार्क्स भी आ गए ना, तब भी आप IAS के चांसेस आपके, ओके। अभी हमारा चैनल नया है, न्यू है चैनल, इसलिए आपको ये फ्री में मिल रहा है। आगे यही लेक्चर्स मेरे IAS बनने के बाद यही बहुत ज़्यादा प्राइस में इसका वैल्यूएशन होगा। फिर क्वेश्चन 10th, सॉरी सिलेबस का पॉइंट 10 तो उसमें सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एसोसिएटेड विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर बात करी जा रही है, जहाँ पर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट पैसा देती है और प्राइवेट मतलब प्राइवेट की कंपनियाँ वो अपना इफ़िशिएंसी देती है, अपना मॉडल देती है, अपने लोग देख कर ऐसे काम करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड हाईलाइट द की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेस ऑफ PPPs मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, द पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस देयर इफेक्टिवनेस इन फोस्टरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, अभी PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन, नीति आयोग's assessment reveals that PPP projects constituted a significant 36% of total infrastructure investments during 12th five-year plan। देखिए यहाँ पर मैंने नीति आयोग को लाया, PPP के प्रोजेक्ट्स को लाया, डेटा लाया कि 36% जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर था इन्वेस्टमेंट वो PPP में आया 12th फाइव प्लान में। ये किसने बताया, नीति आयोग ने बताया। ऐसा इंट्रोडक्शन सही से, मतलब थोड़ा आंसर भी पढ़ने में एग्जामिनर को मज़ा आता है। फिर चैलेंजेस क्या है,
ट्रिपल पी में एक तो प्रॉफिट मार्जिन्स कि जैसे कि कितना मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई रोड बनाना है 100 किलोमीटर का, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओके, तो अभी गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, तो बस एक ही नहीं होता। अभी मान लीजिए उत्तराखंड में वो टनल वो गिर गया था, उसमें से 20-30 दिन वो लोग अटक गए थे, तो उसको निकाला गया। तो वो टनल किसकी वजह से हुआ था? कुछ 2 कंपनीज थी उनके पास, ऐसे 2 कंपनीज, तो वो 2 कंपनीज को मिलाकर टेंडर मिला था, उनको पैसा मिला था, उन्होंने वो टनल बनाया था। तो ये प्रॉफिट मार्जिन, तो इस कंपनी को कितना मिलेगा, इस कंपनी को कितना मिलेगा, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। ये डिसाइड करने में ही सालों लग जाते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बैलेंसिंग फेयर प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर प्राइवेट पार्टनर्स एंड अफोर्डेबल सर्विसेज फॉर पब्लिक रिमेन्स इंट्रिकेट। मान लीजिए रोड बना भी दिया, ओके, प्राइवेट को पैसा मिला, लेकिन वो आगे जाकर गवर्नमेंट उस पर टोल बिठाती है, तो उस पर टोल कितना देना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। तो अगर ये टोल अफोर्डेबल ही नहीं है, 500 रुपये अगर कार पर टोल लगाया जा रहा है जो पहले 80 रुपीज़ था, तो गवर्नमेंट और पब्लिक की इसमें क्लैशेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती प्रॉफिट मार्जिन की, ये सब। फिर रेगुलेशन एंड डिमांड, मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क लाइक फ्लक्चुएटिंग डिमांड एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे, एज एनकाउंटर्ड इंस्टॉल्ड पावर प्रोजेक्ट ड्यू टू कोल सप्लाई इशूज़। अभी रेगुलेटरी एंड डिमांड का जो चैलेंज है, तो उसमें क्या है कि अभी क्या है कि मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट को उनको वो चलाना है, उसको चलाने के लिए कोल लगता है, लेकिन कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ आ गए, ओके, उसकी वजह से कोल जो है, कोयला, वो यहाँ पर पहुँचा ही नहीं, सॉरी वो समथिंग, ओके, कोयला पहुँचा ही नहीं इस पावर प्लांट में, तो स्टॉल हो गया ना प्रोजेक्ट। ये कोयला क्यों नहीं पहुँचा? ये रेगुलेटरी रिस्क या फिर कॉम्प्लेक्स रिस्क, डिमांड या फिर रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से हुआ। ये किसका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ऊपर ये चल रहा था ये पावर प्लांट। यस, इस पावर प्लांट से एनर्जी आ रही थी, ओके, ऐसे एनर्जी आ रही थी ये घरों तक। यहाँ पर कोयला नहीं आया, यहाँ से बिजली नहीं आई, बिजली यहाँ पर पहुँच नहीं, इस घर में जो भी स्टूडेंट है बेचारा उसको पढ़ाई नहीं हो रही। फिर ये किसकी वजह से? ये रेगुलेटरी चैलेंज की वजह से। फिर कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स टाइमलाइंस। अभी एक कोई मान लीजिए ब्रिज बन रहा है, मेट्रो का ब्रिज बन रहा है, ओके, तो ऐसे ब्रिज है ऊपर, अच्छा वाला बड़ा वाला ब्रिज है। अभी मान लीजिए इतना ही ब्रिज बन गया, और फिर आगे का भी बस ऐसे वो पिलर्स खड़े कर दिए, लेकिन आगे का ऐसा ये वाला नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कोऑर्डिनेटिंग में इशू चल रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट में जो भी डीलेज थे, ये 50-50 साल तक नहीं होता, ऐसे ही पिलर्स रह जाते वो ऊपर 10 साल 20 साल तक, वो उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। बहुत सारे अपने शहर में देखेंगे कि कितने साल से तो ये प्रोजेक्ट बना ही रहे हैं। तो ऐसे पब्लिक और प्राइवेट में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टाइमलाइंस, जो भी मराठी में उसको बोलते हैं मतभेद, तो उसकी वजह से बहुत सारा लॉन्ग डिलेज आता है, ओके। एंड फिर फोर्थ क्या है? एडहरिंग टू सोशल एंड एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स। जैसे कि अगर ये कोई ब्रिज बन रहा है, तो इसमें जो भी ट्रीज़ वगैरह होंगे तो इसको कट डाउन करना पड़ेगा। तो एनवायरमेंटल सोशल को भी वो कर रहे हैं ना, तो इसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, वही इसमें आता है चैलेंजेस में, कि ज़रूरी नहीं कि सब पूरा ग्रीन अच्छे तरीके से हो। बहुत मुंबई मेट्रो के लिए भी आ रहे प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब इसके वजह से बहुत सारे ट्रीज़ को कट डाउन करना पड़ रहा है। और फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ट्रिपल पीज़ में? ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? एक तो एक्सपर्टाइज है, पब्लिक का पैसा आ रहा है और प्राइवेट की इफ़िशेंसी आ रही है। एंड कैपिटल कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। और इफ़िशेंसी, एक्सपर्टाइज कौन दे रहा है? प्राइवेट दे रहा है। ट्रिपल पी मॉडल कम्स विथ प्राइवेट सेक्टर्स एक्सपर्टाइज एंड कैपिटल। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने दिया है कि कोलैबोरेशन बिटवीन दिल्ली मेट्रो एंड प्राइवेट एंटिटीज़ विच रिसीव्ड ओवर $4 बिलियन, मतलब कुछ 33,000 करोड़
रुपीज़ का फंडिंग आया सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए, इतना बड़ा अमाउंट है। ओके, तो किसकी वजह से आया? ट्रिपल पी की वजह से आया, दिल्ली मेट्रो का। ऐसा एग्जांपल आप कोट कर सके। ये इंडियन एक्सप्रेस का मैं एक बार पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक एग्जांपल मिला था ट्रिपल पी के ऊपर एक एडिटोरियल आया था, उससे मैंने ये डायरेक्ट वहाँ से लिया है। फिर रिस्क शेयरिंग आता है कि मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अंडरस्कोर करता है कि सक्सेसफुल रिस्क शेयरिंग थ्रू ट्रिपल पीस। पब्लिक के पास थोड़ा रिस्क है, फिर प्राइवेट के पास थोड़ा रिस्क है, फिर अदर स्टेक होल्डर होते हैं उसके पास रिस्क है। कोई इंपॉर्टेंट प्लेन क्रैश हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तीनों लेते हैं। ओके, फिर इनोवेशन एंड इफ़िशिएंसी आता है, जैसे कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वहाँ पर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट ब्रॉड कटिंग एज इनोवेशन, ये ट्रिपल पी की वजह से ही आया था। फिर सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे कि जब जयपुर का वाटर सप्लाई जो मॉडल है जो कि ट्रिपल पी के वजह से लाया गया था, वो एक शो करता है वाटर कंजर्वेशन। जयपुर जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी है ऐसे शहर में, तो वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के ऊपर उन्होंने काम किया। ट्रिपल पी मॉडल ने अच्छा सक्सेस दिखाया और उसने बेनिफिट किया है 3 मिलियन रेसिडेंट्स, मतलब 30 लाख लोगों को वहाँ के उस ट्रिपल पी मॉडल जयपुर का जो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसने मदद की है। और फिर मेजर्स टू एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रिपल पी, ये ट्रिपल पी के जो इफ़ेक्ट है उसको और अच्छा करने के लिए क्या करा जा सकता है? एक तो ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट और डिज़ाइन करा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन को, जैसे कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग लाया जा सकता है। बिडिंग मतलब वो बोली लगाते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो सही है, हकदार है, उसको ही टेंडर मिलेगा। और केलकर कमेटी रिकमेंडेशन, देखिए केलकर भाई साहब और आ गए, तो इनके रिकमेंडेशन को फॉलो किया जा सकता है। फिर रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट को लाया जा सकता है, जिसमें कंटिजेंसी प्लान्स हैं और रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क्स हैं। फिर स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट उसमें हमें लाना पड़ेगा, जैसे कि कम्युनिटी इनपुट्स और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडोर्स किया है, ऐसे प्रैक्टिस को हम ला सकते हैं। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग को भी ला सकते हैं, जिसमें नॉलेज फैसिलिटेशन होगा, ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स होंगे, जिसमें नेशनल ट्रिपल पी कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसको अच्छा सा उसका रिकमेंडेशंस उसकी मदद से कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं ट्रिपल पी में। और वी फॉरवर्ड क्या है? ट्रिपल पीज मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स थ्रू कन्फ्रंटिंग मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस होल्ड द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप। ओके, वो ऐसा कह रहा है कि कोई बात नहीं, ट्रिपल पी में बहुत सारे मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस हैं, लेकिन इसमें एक पोटेंशियल भी है जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। लेक्चर 6 ख़त्म हो गया, इसमें हमने सिलेबस का 7th 8th और 9th एंड 10th पॉइंट को हमने डिस्कस किया। लेक्चर 7 में आई थिंक 11th एंड 12th का जो पॉइंट है वो साइंस एंड टेक का पॉइंट है, उसमें ऐसा लिखने वाला कोई चीज़ नहीं, वो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, उसका आपको PDF में बाद में प्रोवाइड करूँगा। तो लेक्चर 7 में 13th 14th और 15th में भी ये 3 पॉइंट हम कवर करेंगे लेक्चर 7 में। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा GS का हाफ सिलेबस, GS 3 का हाफ सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ओके, तो ये लेक्चर 6 हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर डियरेस्ट फ्रेंड। एक फ्रेंड के साथ तो आपको अच्छे से उसको शेयर करना ही करना है, एंड कमेंट सेक्शन में आपको हार्ट ड्रॉप करना है इफ़ यू रियली अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, 1.5 घंटे इसको रिकॉर्ड किया। एक अकेले बैठकर एक स्क्रीन के सामने बड़बड़ाना बहुत बड़ा वो होता है। So please like and comment. Thank you so much. Wish you all the best. Please don't worry, we will not discontinue this process. थोड़ा मेहनत लगती है, मुझे भी, मेरी भी प्रिपरेशन है, मुझे भी 24 घंटे ही मिलते हैं। ओके, बहुत सारे लोग पर्सनली मैसेज करके मुझे थोड़ा सहानुभूति या फिर उसको थोड़ा इनकरेज करते कि सर आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम हमारे आपकी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।